अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं छत की तरफ जा रही थी जब रज्जो की बात सुनकर वापस मुड़ गई। क्या बात है रज्जो, छत पर जा रही हूँ, क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं रूखे अंदाज में बोली तो वो कहने लगी, मगर इस वक्त छत पर तो। उसकी अधूरी बात ने मुझे उलझा दिया। यूं भी जब से मेरे साथ यह हादसा हुआ था मेरी कुव्वत बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी और सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई थी। छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता, और ये अलग बात है कि यह गुस्सा भी मैं किसी पर निकाल नहीं सकती थी, बस अंदर ही अंदर अपनी जान खाती रहती। मगर रज्जो से गुस्से या सख्ती से बात करने पर कोई ममानियत नहीं थी, क्योंकि वो इस घर की मालिक नहीं बल्कि मेरी तरह इस घर की मुलाजमा थी, और उसके साथ किसी भी अंदाज से बात करने पर मुझे कोई बाज पुर्स करने वाला नहीं था। रज्जो भी मेरा अंदाज देखकर किधरे झिझक गई, फिर कहने लगी कि बीबी, छत पर तो जिन्नात है, आपने सुना तो होगा कि सब लोग कहते हैं कि छत पर नहीं जाना चाहिए, और अभी तो मगरिब होने वाली है। मेरी मानो तो बाकी की सफाई हम कल कर लेंगे। बाजी को मैं कह दूंगी कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब मैं कल जल्दी आ जाऊंगी तो तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करवा दूंगी, मगर इस वक्त मैं ऊपर नहीं जा सकती। रज्जो के साफ इनकार करने पर मुझे गुस्सा आ गया। रज्जो, तुम जानती हो कि बाजी को काम से इनकार करने पर गुस्सा आ जाता है, और इस वक्त वो घर पर नहीं है, तभी तुम उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हो। मगर तुम ये बात भूल गई हो कि जब वो घर पर आएंगी और जब उन्हें ये मालूम होगा कि हमने आधी अधूरी सफाई की है, तब वो क्या कहेंगी? कल तो घर पर सब मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे और तुम क्या सब लोगों के सामने बेइज्जत होना पसंद करोगी? मेरी बात सुनकर रज्जो जज्बे से हो गई थी। फिर कहने लगी, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं एक कप चाय का पी लूँ फिर आती हूँ। रज्जो बहाने से वहाँ से खिसक गई, और रज्जो के बारे में इतना तो मैं जानती थी कि वो जब भी किसी काम को अधूरा छोड़ दे वो उसे मुकम्मल नहीं करती। तब मैं उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। मैं भी बुरी तरह से थक गई। मेरा भी दिल चाहने लगा था कि मैं भी वापस चली जाऊँ, मगर जानती थी कि अगर बाजी ने छत की हालत देखी तो वो गुस्सा आ जाएंगी। मैं जब ऊपर आई तो हर तरफ गंद बिखरा पड़ा था। यहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे जिनके आगे छोटा सा बरामदा था, पूरी छत खुली थी। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे न जाने कब से छत की सफाई नहीं की गई। दरअसल कल बाजी के बेटे की सालगिरह थी, और ये सालगिरह की तकरीब छत पर ही मुनक्किद की जानी थी, क्योंकि सहन बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती थी। बाजी ने साफ कहा था कि आज हर हाल में छत की सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, मगर ये देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई कि अकेले में इतनी सफाई कैसे करूं। बार बार मैं रज्जो को आवाज़ें देती रह गई, मगर रज्जो ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी मुझे छोटी बाजी ने बताया कि रज्जो तो छुट्टी करके जा चुकी है और मैं भी अपना काम जल्दी से निपटा लूँ। तब मैं सर थाम कर रह गई, और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो तेज़ खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं कमरे की हालत देखकर हैरान परेशान रह गई कि कमरा तो बकौल बाजी के धूल और मिट्टी से हटा हुआ है। हर चीज़ पर गर्द की तह जमी हुई है। मुझे सफाई करने में ज़्यादा देर लग जाएगी। तभी उन्होंने मुझे कहा कि आज की रात तुम हमारे घर पर ही रुक जाना, मगर काम सारा मुकम्मल करना। उन्होंने खाला से भी इजाज़त ले ली थी, और खाला को भला किस बात पर एतराज़ हो सकता था। वो तो इसी बात पर खुश थी कि इजाफी काम करने पर मुझे इजाफी रकम मिलेगी जो कि खाला के हाथ ही जाएगी, और खाला भला ये रकम अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकती थी। खाला ने बखुशी बेगम साहिबा को भी रखने की इजाज़त दे दी, और अब मैं कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई कि इसको तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा कमरा जब खोलकर देखा तो वो भी साफ़ सुथरा था, मगर उस कमरे में वैसी खुशबू निदारत थी जो उस कमरे में थी। मैं दोबारा पलटकर उसी कमरे में आ गई। कमरे के वस्त में एक बड़ा सा बेड बिछा था, उस पर खूबसूरत सी बेडशीट बिछी हुई थी। मैं बेसाख्ता बेड के ऊपर आकर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर उस सुकून के साथ ही मुझे सब कुछ याद आ गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। भला ऐसी ज़िंदगी कहाँ जी थी मैंने कब सोचा था कि मुझे ऐसे हालात से भी दो चार होना पड़ेगा। सब सोचते सोचते मैं रो पड़ी और आंसू पूछते हुए खुद को हौसला देने लगी कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हालात भी गुजर जाएंगे। तभी ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी बात की तायीद की हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर ये आवाज़ कैसी थी? मैंने पूछा, कौन है यहाँ पर? मगर आवाज़ निदारत। तब मैंने सोचा कि यकीनन ये मेरा वहम होगा। मैं भी तो काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, शायद तभी मुझे वहम सता रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं और फिर बाकी काम कर लूँगी। यूँ भी दोनों कमरे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, उनकी तो सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो बाजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था? ये सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गई। न जाने मैं कितनी देर सोई रही। एकदम मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी के बाजों के इशार में हूँ। मैं बुरी तरह से अड़बड़ा कर बैठी। फिर जब मैंने आंखें खोली तो बुरी तरह बौखला गई, क्योंकि मेरा नाम नमीर है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने माँ बाप के साथ खुश खरम ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, जिसे बहुत दुआओं से मांगा गया था। अम्मी ने बताया था कि मैं उनकी शादी के 10 साल बाद पैदा हुई
अम्मी ने मुझे पाने के लिए बहुत से दरबारों पर मन्नतें मांगी थी, कितने डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज करवाया था, और तब जाकर अल्लाह ने उनकी ये मुराद पूरी की थी। अम्मी अब्बू ने मुझे हथेली का छाला बना कर रखा था। हमारा किराए का घर था। अब्बू प्राइवेट नौकरी करते थे, तनख्वाह मामूली थी, मगर मुझे उन्होंने शहजादियों की तरह पाला था। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी बात मुंह से निकलने से पहले ही मेरी अम्मी अब्बू पूरी कर दिया करते थे। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, जिसे दुनिया में सिर्फ लाड और मोहब्बत मिली थी। सख्ती से तो मैं ना वाकिफ़ थी। मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी में मुझे ऐसा रुख दिखाई देने वाला है कि मैं मोहब्बत और आसाइशों का महफूम ही भूल जाऊंगी। उस दिन मैं हस्बे मामूल स्कूल में थी जब मेरे चचा मुझे लेने के लिए आए। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें देखकर मैं परेशान हो गई। क्या बात है चचा, क्या हुआ? मगर वो मुसलसल रोए जा रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं घर आई तो सामने अम्मी अब्बू की मैयत पड़ी हुई थी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। आज मेरे अम्मी अब्बू ख़ानदान में किसी शादी पर गए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनके मोटरसाइकिल का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक वाला नशे में धुत था। उसके गलत टर्न लेने की वजह से मेरे माँ बाप उसकी गलती की वजह से मौत के मुंह में चले गए और मैं यतीम हो गई थी। उनके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया में अकेली थी। मेरे वो रिश्तेदार जो मेरे माँ बाप की मौजूदगी में मुझसे मोहब्बत जताते थे, अब उन सब ने आंखें माथे पर रख ली और वो सब उसी परेशानी में मुब्तला थे कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए, जबकि वो सभी मेरी जिम्मेदारी लेने से परेशान हो रहे थे। ऐसे में मेरे रिश्ते की खाला कहने लगी कि मैं नमीरा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। रज़िया खाला की मेरी अम्मी के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। अम्मी उन्हें पसंद नहीं करती थी और वो भी अम्मी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। उनके घर के हालात हमारे घर के हालात के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। और जब उन्होंने ये बात की तो मेरे चचा और ताया ने यूँ सुरखरू होकर सांस लिया जैसे उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। मैंने रज़िया खाला की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बात की तायद की। कहने लगी, अपना ज़रूरी सामान बांध लो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी। ये घर तो किराए का था। और तब ताया ने घर का सामान औने पौने बेचकर घर खाली कर दिया। वो पैसे मेरे हाथ में थमाकर कहने लगे, ये तुम्हारे पैसे, इनका जो चाहे इस्तेमाल करो। उस दिन जब मैं घर छोड़ कर आ रही थी तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। जैसे ही सब रिश्तेदार नज़रों से ओझल हुए तो रज़िया खाला मुझसे करख्त आवाज़ में कहने लगी, अब ये रोना धोना बंद करो और खामोशी से चलो। लोगों को क्या कि तुम रो धोकर तमाशा दिखा रही हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने हैरत से उनका ये बदलता रवैया देखा मगर खामोश रही। हो सकता है कि उन्हें वाकई में ये बात बुरी लगी हो। जब मैं उनके घर पर आई तो घर आते ही गोया मुझ पर तूफान खड़ा हो गया था। घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और सबसे नाकाबिले बर्दाश्त बात ये थी कि उनका एक बेटा माजूर भी था जो गंदे सुंदे हुलिये में था और आज़ादी से पूरे घर में घूमता फिरता रहता। उसकी मौजूदगी में तो मैं आराम करने से भी महरूम रहती। एक दिन रज़िया खाला मुझसे कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम अपने कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, मैं थोड़े दिन बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। यहाँ पर आकर तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला किया, मगर मजबूरी थी, क्या करती। रिश्तेदार तो रखने को तैयार नहीं थे। चाचा ने जाते वक्त अपना नंबर लिखकर मुझे दिया कि जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। वो चिट तो मैंने संभाल कर रख ली थी मगर मेरा उन्हें कॉल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो वो मुझे इस औरत के हवाले क्यों करते। थोड़े थोड़े करके उस औरत ने मुझसे सारे पैसे ईंट लिए और फिर एक दिन कहने लगी कि हम तुम्हें कब तक घर में रखकर मुफ्त की रोटियां तुड़वा सकते हैं, देखती नहीं हो कि मेरा शौहर एक ही कमाने वाला है और घर में सब खाने वाले, ऐसे में तुम्हारा बोझ भी हम पर आ पड़ा। मैंने खाला को कहा कि आप खुद मुझे साथ लेकर आई हैं, मैं आपके साथ नहीं आई थी और अगर आप इतना ही तंग आ गई हैं तो आप मुझे मेरे रिश्तेदारों के हवाले कर दें। रज़िया खाला को शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। तंज़िया अंदाज में कहने लगी कि तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। तब मैंने कहा कि आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दें, मैं किसी हॉस्टल में जाकर रह लूँगी, कहीं नौकरी कर लूँगी। मेरा अंदाज अटल था। रज़िया खाला को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से अपने गुस्से वाला चोला उतार फेंका, मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी कि अरे तुम तो हमारी अपनी बच्ची हो, भला तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि इस महंगाई में गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। मुझे उनका पल पल बदलता रवैया हैरान कर रहा था कि मैं अब इस घर से भाग जाना चाहती थी। एक दिन रज़िया खाला मुझे अपने साथ लेकर एक घर में आई थी और कहने लगी कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो वरना तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी पर लगवा देती, मगर मेरी मजबूरी है कि तुम्हें घर में लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारे खालू को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम इस घर में काम करोगी। ये बात कहकर वो नज़रें चुराने लगी और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई। एक नज़र मैंने उस बड़े से घर पर डाली और फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि चलो पल भर तो मुझे उस जेल से फरार इख्तियार करने में मिल जाएंगे, वही गनीमत है।
मैंने यहाँ पर नौकरी करने की हामी भर ली थी। शाइस्ता बाजी मूडी औरत थी। उनका मूड होता तो अच्छे से बात करती और गुस्से में होती तो मुलाजमों को बुरी तरह से झिड़क देती। गो कि उनका घर इतना बड़ा नहीं था, मगर उनका शुमार खाते पीते घरानों में ही होता था। उनके 2 बच्चे थे। उनके शौहर छोटा मोटा कारोबार करते थे। वो लोग शरीफ थे। वो मुझे यहाँ पर काम करने में कभी कोई मसला नहीं हुआ। मेरे साथ एक और लड़की रज्जो जो यहाँ पर काम करती थी, वो बहुत बातूनी और चालाक लड़की थी। मेरे उसके साथ बहुत ही कम बनती। जब भी ज़्यादा काम होता तो वो इसी तरह से भाग जाती, और जैसे आज वो काम मुझ पर फेंक कर भाग गई थी, मैं उस कमरे में आकर सो गई। अब जब आँख खोल कर देखा तो वो एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था, जिसके पास ही मैं उस वक्त सो रही थी। वो मेरे लिए एक अजनबी था। मैं सटपटा कर रह गई। शर्म के एहसास से ही मेरी आंखें झुक गई, मगर अगले ही पल गुस्से ने जगह ले ली। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की? अब की बार मैं गुस्से से बोली तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, कितनी देर से तो तुम यहाँ सो रही हो, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसकी बात सुनकर मैं उछल कर खड़ी हो गई। क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो तुम? तभी दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी। अरे तू अकेले किसके साथ बातें कर रही है? शाइस्ता बाजी ने मुझे पुकारा तो मैंने पलट कर उन्हें देखा। फिर मैं उस लड़के की तरफ इशारा करके कहने लगी कि इससे, मगर शाइस्ता बाजी ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अरे वाह, तुमने थोड़ी देर में कमरे को चमका कर रख दिया। कितने दिल से सफाई की है। धूल मिट्टी का तो नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। वो सताइशी अंदाज में कमरे को देख रही थी और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं कभी उस लड़के को देख रही थी और कभी शाइस्ता बाजी की तरफ। उन्होंने तो लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिया था और ना ही उसके बारे में मुझसे पूछा था कि ये लड़का कौन है, और वह अजीब सा मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। उसका देखने का अंदाज ऐसा था कि मैं बुरी तरह से बौखला गई। बाजी इस कदर हैरान थी कि वो मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर दूसरा कमरा देखने के लिए चली गई। अब जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़का तो वहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मुझे अपने कान के पास से हंसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं भागते हुए बाहर आई तो बाजी कहने लगी कि तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मैं तो रज्जों से तंग थी, कोई काम ढंग से नहीं करती। सफाई का बोलो तो उल्टे सीधे हाथ मार के गंद इधर उधर फैला के चली जाती है, और तुमने थोड़े टाइम में इन दोनों कमरों के साथ साथ छत को भी साफ कर दिया। छत को देखा तो कहीं कूड़े क्रिकेट का और गंद का नामो निशान नहीं था। ये सब मैंने नहीं किया था। मैं तो जब ऊपर आई थी दोनों कमरे पहले ही साफ थे, और छत की सफाई किसने की मैं सचमुच में चकरा कर रह गई। बाजी मुझे लेकर नीचे आ गई। आज वो बहुत खुश थी। कहने लगी कि अब तुम थक गई होगी, रज्जो खाना बनाकर चली गई है। ऐसा करो कि रोटियां बना लो और हमारे साथ ही आकर खाना खा लो। रोटियां बनाने के दौरान भी मेरा जहन मुसलसल उलझा हुआ था। मैं उसी लड़के के बारे में सोच रही थी कि वो कौन था और शाइस्ता बाजी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और वह अचानक से गायब कैसे हो गया। क्या ये सब मेरा वहम था? क्या मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ? मुझे ये सब महसूस हो रहा है या मैं पागल हो गई हूँ? मैं जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी, और फिर खाने के दौरान भी मेरा जहन मुसलसल उलझा रहा। आज शाइस्ता बाजी इस कदर खुश थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना खिलाया। मुझे सोचों में उलझा देखकर कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तभी इतनी खामोश हो। ऐसा करो कि ये बर्तन तुम सुबह धो लेना, और अभी तुम स्टोर रूम में जगह बनाकर सो जाओ। सुबह सवेरे भी तुमने ही काम करना होगा। अगर आराम नहीं करोगी तो सुबह कैसे काम पर तवज्जो दोगी? रज्जो तो किसी काम की नहीं है। वो फिर से रज्जो को कोसने लगी। तभी उनकी बेटी कहने लगी, आप रज्जो को निकाल कर किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेती? आखिर काम करने वालों की कमी तो नहीं है। उसके नाक चढ़ाकर बोलने पर शाइस्ता बाजी कहने लगी कि आजकल एतमाद वाली काम वाली मिलना भी बहुत मुश्किल है। घर में सफाई करने की नीयत से आती है और सफाया करके चली जाती है। मैं अब उनकी एक एक हरकत पर कैसे नज़र रखूं? तब उन्होंने सताइशी नज़र से मुझे देखा और कहने लगी, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। सोने के लिए जब मैं स्टोर रूम में आई तो मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवा की मानिंद मुझे छू कर गुजर रहा हो। कभी मुझे अपने बालों की लिट खींचते हुए महसूस होती, तो कभी कोई मेरे कान के पास सरगोशी करके गुजर जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर बार बार किसी का यूं हाथ लगाना मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरे आसपास कोई है। मगर वो कौन था, मुझसे क्या चाहता था और मेरे साथ छेड़खानी क्यों कर रहा था? यही सब सोचते सोचते न जाने में कब सो गई। फिर सुबह बाजी के जगाने पर ही मेरी आँख खुली। रात को सोते वक्त मैं जिस कदर थकन का शिकार थी, जिस्म का जोर जोर दर्द से टूट रहा था, उसका कहीं शायबा तक नहीं था। और सुबह में हशाश पशाश थी, जैसे मैंने कल कोई काम किया ही नहीं हो। शाइस्ता बाजी ने मुझे देखा तो हैरान रह गई। तुम तो बहुत ही ज़्यादा चुस्त और चाको चौबंद लड़की हो। मुझे ऐसी लड़की की हमेशा से तलाश थी। और फिर मैं नाश्ते से फरागत के बाद बाकी कामों में मसरूफ़ हो गई। सजावट के लिए बाजी ने कुछ लोगों को बुला कर रखा था, और थोड़ी देर में उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया। और फिर जब मेहमानों की आमद शुरू होने वाली थी,
तब बाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक प्यारा सा सूट मुझे निकाल कर दिया और कहने लगी कि ये सूट तुम पहन लो तो मुझे अच्छा लगेगा। सूट बहुत कीमती था, उसे देखकर मैं परेशान रह गई कि जो भी था मैंने आज तक कभी किसी की उतरन नहीं पहनी थी। आज तक अम्मी अब्बू ने हमेशा मुझे नए से नए और अच्छे से अच्छे कपड़े बनाकर दिए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में किसी की उतरन पहनूंगी। मेरी आंखों में नमी चमक आई। बाजी, जो कि मेरे तमाम हालात से बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कहने लगी, फिक्र मत करो, ये किसी की भी उतरन नहीं है, बल्कि ये मैंने बहुत शौक से लिया था। फिर मेरा वज़न बढ़ गया और अब ये मेरे नाप का नहीं रहा, मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना। तुम ये पहनो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे इस कदर खुलूस से ये बात कही कि फिर मैं इनकार नहीं कर सकी। और जब मैं वो कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आई तो बाजी के कहने पर मैंने चेहरे पर लिपस्टिक लगा ली, बाल भी खुले छोड़ दिए। बाजी सताइशी नज़रों से मेरे बाल देखने लगी जो घुटनों तक आते थे। तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं, क्या लगाती हो अपने बालों में? तब मैंने बाजी को पुरजोश होकर बताया कि अम्मा मेरे बालों में हमेशा तेल का मसाज करती थी। अम्मा के अपने बाल भी ऐसे ही थे और वह चाहती थी कि मेरे बाल भी लंबे और घने हों। अम्मा का जिक्र करते हुए मैं हमेशा की तरह अबदीदा हो गई। और फिर मेहमानों के आगे जब मैं चाय पानी सर्व कर रही थी, वो लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कौन है। जब शाइस्ता बाजी ने बताया कि ये मुलाजमा है, ये बात सुनकर तो सारे लोगों को यकीन ही नहीं आया था। ये बात सच भी थी कि मैं अपने हुलिये और शक्ल से मुलाजमा लगती नहीं थी। अब हालात ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। मगर आज तो मेरी चुभ ही निराली थी। रज्जो भी मुझे देख देख कर हैरान हो रही थी। तुम तो मैम साहिब लग रही हो, मुलाजमा तो कहीं से नहीं लग रही। हालांकि उसे भी बेगम साहिबा ने अपना ही सूट पहनने के लिए दिया था, मगर वो सूट में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मैं फिर से एक अलग थलग कोने में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर गुजरी जब मुझे अपने बालों पर सरसराहट महसूस हुई। मैं बुरी तरह से डर कर पलट गई। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि मुझे वाज़ेह तौर पर अपने बालों में सरसराहट महसूस हुई। मैं वहाँ से हटकर चंद कदम आगे खड़ी हो गई थी। अब मैं उन पौधों से हटकर खड़ी थी और फिर मुझे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरी तुम पर से नज़र ही नहीं हट रही। ये आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई। आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर ये सरगोशी करने वाला कौन था? आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही थी। मैं वहाँ से भागकर अपने स्टोर रूम में आ गई जहाँ मैं रात को रुकी थी। आज भी बाजी ने मुझे यहीं पर रोक लिया था। मुझे बुरी तरह से डर लग रहा था, खौफ महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ रात से क्या हो रहा है। पहले उस लड़के का मेरे पास मौजूद होना, बाजी को वो लड़का नज़र ना आना, उसका गायब हो जाना, और अब ये सब। तभी मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। तभी किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। तुम्हें ज़रा ज़रा सी बात पर डरने की आदत क्यों है, जबकि मैं तुम्हें डराने वाला कोई काम नहीं करूँगा। वो सरगोशी मेरे कान के पास सुनाई दी। खौफ से मेरी आंखें उबल पड़ी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब जब उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। वो हंसा और कहने लगा कि तुमने खुद ही मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें तंग करूं। पहले तो तुमने खुद मुझे तंग किया, मेरी तन्ख्वाही में मुखल हुई, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, और अब जब मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हूँ तो तुम तंग हो रही हो। वो जैसे मेरी हालत से महजूज होते हुए बोला। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे जा सकती है तू? यहाँ मेरे पास रुको, मेरे साथ बातें करो, वक्त गुजारो। तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे कान में आकर गंभीर लहजे में बोला और मुझे बुरी तरह से डर लगने लगा। देखो, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई गलत बात करे। इस घर में मुलाजमा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। न जाने तुम कौन हो। वो हंसने लगा। इस तरह की बातें मत किया करो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात कि तुम्हें बेइज्जत करवाने की, तो फिक्र मत करो, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। उसके लहजे में यकीन दहानी थी, जिसे महसूस करके मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन है और अपने बारे में मुझे साफ तौर पर क्यों नहीं बता रहा। तभी पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाइस्ता बाजी की हैरानी भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं उछलकर वापस पलटी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रही हो? अब वो चंद कदम आगे बढ़ी और मैं खौफ से सुन्न होकर रह गई। अगर उन्होंने उस लड़के को मेरे साथ देख लिया तो, मुझसे सवाल पूछा तो, मेरे पास उसकी मौजूदगी का क्या जवाब होगा कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मगर ये क्या, यहाँ तो मेरे और शाइस्ता बाजी के अलावा कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान नज़रों से चारों तरफ गोल गोल घूम कर देख रही थी। कमरे में न खिड़की थी और ना ही कोई दरवाज़ा था।
جس سے وہ شخص نکل کر باہر جاتا، اور اگر کوئی دروازہ ہوتا بھی تو وہ لڑکا لمحے کے 1000ویں حصے میں آنکھوں سے کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ شائستہ باجی کو وہ کیوں نظر نہیں آیا جبکہ وہ یہیں پر تھا؟ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم نے کام بھی تو بہت کیے، ابھی میں تمہیں کام ہی کہنے کے لیے آئی تھی، مگر تم آرام کرو، سو جاؤ، اگر چاہو تو 2 دن کی چھٹی کر لو، 2 دن میں رجو کو بلا لوں گی، ویسے بھی کل اتنا خاص کام نہیں ہوگا تو کل تم چھٹی کر لینا۔ وہ ہمدردی سے مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی؟ کیا میں پاگل ہو چکی تھی؟ کیا میرے خیالات مجسم ہو کر میرے سامنے آنے لگے تھے؟ میں نے ہمیشہ ایسے ہی سوچا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے اپنائیت کا احساس دلائے، جو میری حفاظت کرے۔ میں روؤں تو میرے آنسو پہنچے، مگر میرا وہم اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ دوبارہ مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اور پھر میں وہیں پر لیٹے لیٹے سو گئی، اور پھر شائستہ باجی نے زبردستی مجھے چھٹی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے میرے ہاتھ میں مٹھائی اور بچے ہوئے کھانے بھی ڈبے میں ڈال کر خالہ کے لیے بھجوا دیے تھے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی کہ تم بہت خوددار لڑکی ہو، افسوس ہے کہ تمہارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ سر سے نہ گزرتے تو کبھی بھی اتنی لالچی اور گھٹیا عورت کے ہاتھ تم نہ چڑھتی۔ مجھے تو حیرت ہے تمہارے رشتہ داروں پر، تم تو اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، تو کیا تمہارے رشتہ دار بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ رضیہ کتنی گھٹیا عورت ہے، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ میں تو یہی دعا کروں گی کہ تمہاری جلد از جلد کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے اور تمہاری اس عورت سے جان چھوٹ جائے۔ میں مسکراتے ہوئے باجی کی خلوص پر ان کو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے گھر آ گئی۔ خالہ نے میرے ہاتھ میں اتنا سارا سامان دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی، اور ان کے بچے میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ مجھے عجیب ناگواری کا احساس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں دیکھا۔ جب بھی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے اور میں ناگواری سے سب کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان دنوں رضیہ خالہ مجھ سے پیار جتانے لگ گئی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور گھر پر آرام سے بیٹھو۔ ان کی یہ ہمدردی میرے لیے اچنبھے کا باعث تھی۔ بھلا وہ کب سے میرا خیال رکھنے لگی؟ میری آگے پڑھنے کی بہت خواہش تھی، مگر رضیہ خالہ نے یہ کہہ کر مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا کہ خالو میری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے، وہ تو میری دال روٹی مشکل سے پوری کر رہے ہیں۔ اور اب جب انہوں نے مجھ سے ہمدردی جتانا شروع کر دی تو میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ ایک دن کہنے لگی کہ بس اب تم کل سے کام پر نہیں جاؤ گی، اور مہینے میں جو تنخواہ مجھے ملی تھی انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، مجھے تم سے لینا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں حیران پریشان ہونے لگی کہ یہ سب کیا ہے، اور خالہ مجھ سے اس قدر محبت کیوں جتانے لگی ہیں؟ تب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ جہاں پر مجھے اس بات کا اطمینان تھا، وہیں پر مجھے اس اندیکھے وجود نے بھی شک و شبے میں ڈال رکھا تھا۔ اس نے مجھے خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ہر وقت اپنے آس پاس کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس میرے لیے جان لیوا تھا، اور میں چاہ کر بھی خود کو اس خوف کے شکنجے سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جب بھی شکیلہ باجی سے اس بارے میں ذکر کرنے لگتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے کوئی انجانی قوت مجھے ایسا کرنے سے روک رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی اس لڑکے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ سچ تھا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ مجھے کسی پریشانی میں مبتلا کرتا تھا، مگر اس کا مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر ستانا مجھے پریشان کرتا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھا، تبھی تو میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ تھا کون، اور میرے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ اگر وہ کل کو مجھے نقصان پہنچاتا تو یہ سوچ کر ہی میں خوفزدہ ہو جاتی۔ آج تک سنی ہوئی تمام باتیں، تمام واقعات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اور میں جا کر خود کو الٹا سیدھا سوچنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اس دن مجھے خالہ کہنے لگی کہ بس آج کے بعد تم کام پر نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے اتنے مان سے یہ بات کہی کہ میں حیران رہ گئی، مگر میرے لیے اس گھٹے ہوئے ماحول میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جو وقت میں شائستہ باجی کے گھر میں گزارتی وہ میرے لیے اذیت بھری یادوں سے فرار حاصل کرنے کا بہترین وقت ہوتا، اور اب وہ بہترین وقت بھی مجھ سے چھننے جا رہا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ تم آگے پڑھ لینا، تم کہہ رہی تھی کہ تم نے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، بس اب تم جیسا چاہو گی ویسا کرنا، ویسے رہنا، کیونکہ تم نے ہمیشہ اس گھر میں ہی تو رہنا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے سوچا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھوں گی، میں سلیم سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ سلیم رضیہ خالہ کا وہ بیٹا تھا جو معذور تھا، جو کسی کام کاج کا نہیں تھا، اور رضیہ خالہ اس کی ذمہ داری اٹھانے میں ہلکان ہوتی رہتی۔ اس کا دماغی توازن بھی کام نہیں کرتا تھا، اور اب رضیہ خالہ اس کی شادی کی بات کر رہی تھی، اور وہ بھی مجھ سے۔ تو میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ رضیہ خالہ میرے چہرے کے تاثرات کو کمال مہارت سے نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس اس کا ذہن بچوں جیسا ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। तभी मुझे अपने चच्चू का ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनको फ़ोन करके इस सारी सूरत हाल से आगाह करूं। मैंने अपने सामान में जब ढूंढा तो मुझे उसका नंबर मिल गया। अब मसला ये था कि उन्हें फ़ोन कहाँ से करती, घर में तो कोई फ़ोन था ही नहीं। मुझे शाइस्ता बाजी का ख्याल आया तो मैंने खाला से कहा कि मुझे शाइस्ता बाजी से काम है। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लेना। हालांकि खाला के चेहरे पर नागवारी जाग गई थी कि अब तुम घर में बैठो, 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। खाला रज़िया ने ऐसे ये फैसला सुनाया जैसे ये खबर सुनकर तो मैं खुशी से झूम उठूंगी, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा भी तो वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं और मुझे उन लोगों के शिकंजे से छुड़वाने वाला कोई नहीं होगा। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खाला रज़िया बहुत ख़तरनाक औरत है। जैसे वो नज़र आती है वैसी नहीं है। बहुत मुश्किल से खाला को मनाकर शाइस्ता बाजी के घर गई और उनके गले लगकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वो भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। क्या बात है, तुम इतनी क्यों रो रही हो? तब मैंने सारी बात उन्हें बताई तो उनका मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगी कि वो बहुत शातिर औरत है। मैं तो समझ गई थी कि कोई ना कोई गुल खिला कर रहेगी। हैरत तो इस बात पर थी कि उसने ये शोशा इतनी देर से क्यों छोड़ा। खैर तुम परेशान मत, तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। और फिर शाइस्ता बाजी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया, जिसे मैंने चाचू को कॉल की, उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि मैं आज ही आकर तुम्हें वापस ले जाऊँगा। फिर मैं शाइस्ता बाजी के घर बैठकर चाचू का इंतज़ार करने लगी। जब चाचू वहाँ पर आ गए तो तब मैं फिर से शाइस्ता बाजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और उन्हें कहने लगी कि अब मैं जानती हूँ कि दोबारा कभी आपसे मिल नहीं सकूँगी, मगर आपके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और आज आपने मेरी मदद की, मुझ पर एहसान किए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चाचू के साथ ही रज़िया खाला के घर गई। चाचू को देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। चाचू ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई कि शर्म नहीं आई आपको, यतीम लड़की के साथ ऐसा करते? आपने इसे किसी के घर में मुलाजमा बिठा दिया और अब इसके अपने माजूर और पागल बेटे से शादी करने वाली थी। रज़िया खाला ने चाचू को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर चाचू उनकी बातों में आने वाले नहीं थे। मुझे लेकर घर आ गए। मुझे देखकर चाची के माथे पर बल पड़ गए। पहले ही घर में 3-3 जवान बेटियां हैं, आप इसका बोझ भी लेकर घर में आ गए। हम कैसे इतनी बेटियों का बोझ उठाएंगे, उनकी शादियां करेंगे? चाची बेटियों को बोझ कह रही थी, जबकि मेरे बाप ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मेरे आंसू देखकर चाचू की मोहब्बत ने जोश मारा कि ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई का खून है, तुम्हारा कोई हक नहीं पहुँचता इसकी दिलाजारी करो। आज के बाद तुम्हें कभी भी नमीरा के साथ इस अंदाज में बात करते ना सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचू के घर आए मुझे काफ़ी दिन बीत गए थे। चाची का रवैया गो के नॉर्मल था और मेरे लिए ये बायस इत्मीनान था। अब मैं इस बात पर खुश थी कि मेरी रज़िया खाला के झंझारपुरा से जान छूट गई और मैं जो ये समझ रही थी कि जगह के तब्दील होने से वो अनोखा एहसास भी ख़त्म हो जाएगा, तो मेरी खाम ख्याली थी। वो एहसास अभी भी मेरे साथ था और अब मुझे बुरी तरह से डर महसूस होने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, वो कौन था। और अब जबकि उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा जिद किया तो मैं बुरी तरह से रो पड़ी कि तुम कौन और मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मुझे खौफजदा कर रहे हो, क्या चाहते हो? मेरा ये कहना ही था कि जैसे कोई मेरे आंसू अपने हाथों की उंगलियों से पोंछने लगा और फिर सरगोशी करके कहने लगा कि तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें मैंने कोई तकलीफ़ पहुंचाई है? तुम्हारा कभी कोई नुकसान किया जो तुम ऐसे रो रही हो? मेरा सर नफ़ी में हिल गया। मगर तुम मुझे खौफजदा कर रहे हो, मुझे डर का एहसास होता है। तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो फिर मेरे सामने मुजस्मा सरापा बनकर आ गया। वो वही लड़का था जो उस दिन मैंने उस कमरे में देखा था। उसे एक बार फिर अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। कौन हो तुम? मेरा नाम ज़ीशान है और इतना तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तो मैंने गहरा सांस लिया। कहने लगी कि हाँ, मेरा ये अंदाज़ा है कि तुम हमारी तरह के इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक हो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं एक जिन ज़्यादा हूँ और मैं इसी कमरे में रहता हूँ जहाँ पर उस दिन तुम सफाई की नीयत से गई थी। मेरी उस कमरे में हमेशा से ही रिहाइश थी, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और वहाँ पर बहुत कम कोई मेहमान टिक जाता, तो मैं उसे इतना जिद करता कि वहाँ से भाग जाता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में ये बात फैल गई कि ऊपर वाले कमरे में जिन्नात रहते थे। तभी घर वालों ने वहाँ आना और मुझे तंग करना छोड़ दिया और यूँ मैं आराम से वहाँ रहने लगा। उसने मज़े से ये बात बताई तो मुझे उसका ये अंदाज़ देखकर हंसी आ गई। अगर जब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक जिन है, तो खौफ ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में ले लिया, वो भी जैसे मेरे चेहरे के तासुरात पड़ रहा था। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा शुमार तुम्हारे दुश्मनों में नहीं बल्कि अपनों में होता है। और ये बात कहते हुए वो झट से फिर से गायब हो गया और मैं चारों तरफ हैरान नज़रों से उसे ढूंढती रह गई। वो ऐसा ही था, छल्लावे की तरह मेरे सामने आता और फिर अचानक गायब हो जाता। कई बार चाची अपने मुंह पर हैरत से उंगली दाब लेती। अरे नमीरा, तुम किसके साथ अकेले बातें करती रहती हो? अब चाची का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ नॉर्मल होने लगा और उन्होंने ये कबूल कर लिया था कि हर इंसान अपने हिस्से का ही रिस्क खाता है और मैं भी उनका या उनकी बेटियों के हिस्से का रिस्क छीनने के लिए नहीं आई।
बल्कि मैं भी वही सब कुछ हासिल करूँगी जो मेरे रब ने मेरे नसीब में लिखा होगा। चचू की जॉब में तरक्की होने लग गई और अब उन्होंने एक छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया था। अब उनका कारोबार भी खूब चमकने लगा था और घर में भी खूब खैर और बरकत होने लगी। चचू इस सब का बायस मेरी ही ज़ात को ठहराते थे। वो चची को कहते थे कि तुम इसकी ज़ात से घबरा रही थी ना, और तुम्हारी बातों में ही आकर मैंने इसे उस घटिया औरत के हवाले किया था जो ना जाने इसके साथ क्या क्या सलूक करती, इसे अपने पागल बेटे के साथ बहने वाली थी। ये तो शुक्र है कि इस पागल ने मुझे बर वक्त फ़ोन कर दिया, वरना मैं अभी तक पछताता रहता कि मेरी भतीजी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। और चची ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती। चचा ने अब मेरा कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया था, गो कि अब मैं अपनी क्लास की लड़कियों से 1 साल पूरा पीछे थी। मगर मुझे इस बात का कलक नहीं था, बल्कि मैं इस बात पर खुश थी कि अब मैं वो हासिल करने जा रही हूँ जिसका मुझे हमेशा से शौक़ था। मेरे माँ बाप तो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊँ, और मैं भी हमेशा अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। मगर उनकी वफ़ात के बाद मुझे अपना ये ख्वाब अधूरा महसूस होने लगा था। मगर अब चच्चू की वजह से मेरा ये अधूरा ख्वाब मुकम्मल होता महसूस होने लगा। चच्चू की 2 बेटियों की शादियां हो गई थी। अब वो अपने घर बाहर की हो चुकी थी और अब मैं और सबा घर में अकेले रह रहे थे। सबा मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर वो मुझे आपी या बाजी कहने का तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं करती थी। हम दोनों में तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी। अब हम दोनों घर के कामकाज में भी चची की मदद करवा दिया करती और चची को खूब जिच भी करती थी। और इस दौरान उस जिन ज़ाते ने बिल्कुल भी मेरी जान बख्शी नहीं की थी, बल्कि वो भी कभी कभार मुझे इस कदर जिच करता कि मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह जाती। मगर कभी भी कहीं ना कहीं दिल में ये इत्मीनान भी था कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो मेरा एक खैर ख्वाह है जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी हमेशा मदद की है। और तब मैं इत्मीनान से सरशार होकर यूं ही मुस्कुरा दिया करती थी। जब कभी भी मैं चच्चू के साथ अपने माँ बाप की कब्र पर जाती तो मैं बुरी तरह से बेकरार हो जाती और फिर फूट फूट कर रो पड़ती। चच्चू ऐसे में मुझे सहारा देते कि हौसला रखो, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। तो मैं छोटी सी उम्र में इतना गम देखने को मिला, मगर फ़िक्र न करो, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा। वो मुझे बातों ही बातों में यूं ही हौसला दे दिया करते थे और मैं भी उनकी बातों को अपने दिल में उतारती रहती। चच्चू कहते थे कि तुम अपने माँ बाप की रूहों को सुकून पहुँचा सकती हो अच्छे अमाल करके, उनके लिए सदका जारिया बन के, उनके ख्वाब को मुकम्मल करके। वो ये चाहते थे कि तुम किसी काबिल बन जाओ और तुम किसी काबिल बनकर उनकी रूह को पुरसुकून कर दो। और अब जब मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके एक अच्छी पोस्ट पर भी काबिज हो गई थी, तो फिर आज मैं भी अपने माँ बाप की कब्र के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लग गई थी। और तभी मुझे अपने चच्चू की भी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगे कि आज मैं अपने उस इम्तिहान में सुरखरू हुआ हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने मरहूम भाई का एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया है। और तब मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे किसी ने चुपके से मेरे आंसू पोंछ दिए हों। और ये आंसू पोंछने वाला कौन था, ये सोच आते ही मैं मुस्कुरा दी थी।